हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गुप्ता एडवोकेट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम चर्चा करते हैं एमपी मेंस एग्जाम्स के कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस टीपीए एक्ट के सेक्शन 52 से रिलेटेड है। इसमें लिस्ट का मतलब है लिटिगेशन तथा पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग। सेक्शन 52 कहता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो ना तो ट्रांसफ़र की जाएगी और ना ही अन्य तरीके से डील की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसफर ही कोर्ट के डिसीजन से बाउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं लीगल एड। आर्टिकल 31A राज्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को विधिक सहायता उपलब्ध कराए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी की वजह से जस्टिस से वंचित ना रह जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्राइम। आईपीसी के सेक्शन 40 में क्राइम को डिफाइन किया गया है। क्राइम के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, मेन सीरी ऑफ दैट ह्यूमन बींग्स, एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन अकॉर्डिनेंस ऑफ इंटेंशन, इंजरी, मोटिव इज़ नॉट नेसेसरी इन क्राइम। क्राइम में हेतु की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आदमी के मन में दुर्व्यवदेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 सेक्शन 3 एंड सब क्लॉज 3 एंड सीआरपीसी के सेक्शन 313 सब क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर अपराध लगाया गया हो स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का लाभ केवल अभियुक्त को ही मिलेगा। सेक्शन 313 सब क्लॉज 3 भी यही कहता है कि अगर कोई उत्तर देने से मनाही करे या फॉल्स मिथ्या उत्तर दे तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 29A आईपीसी में डिफाइन किया गया है। उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वही है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज टी में डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कोई भी डाटा रिकॉर्ड, डाटा जनरेट, इमेज, साउंड स्टोरेज, रिसीव और सेंड की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 268 आईपीसी। सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस का दोषी तब होगा जब वह कोई ऐसा कार्य करता है या इलीगल नोमिशन करता है जिससे कि पब्लिक या जनसाधारण को क्षति, कष्ट या क्षोभ यानी अनशन पैदा हो, और जिस व्यक्ति को क्षति कारित हुई हो वह पब्लिक राइट को धारण करता हो। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है अलग करना, अर्थात आर्टिकल 13 सब क्लॉज ए के अनुसार संविधान लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती हो, अर्थात किसी अधिनियम का केवल वह भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा जो अधिनियम से असंगत हो, पूरे अधिनियम को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 पर आधारित है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक शून्य होंगी, अवैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों के परिवर्तित हो जाने पर मृत पाए हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विधि संविधान लागू होने पर लुप्त हो गई हो और संविधान में संशोधन हुआ हो तो वह विधि उससे संबंधित है तो वह पुनर्जीवित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी भी विधि को जो मूल अधिकारों से असंगत है अविधि माने एवं असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फिट एंड सब्सटेंस। जब एक विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि दूसरे विधानमंडल के भी क्षेत्र में अतिक्रमण करती हो तो इस बात का निर्धारण करने के लिए कि जो विधि यानी विधान है वो प्रश्नगत है वह उस विधानमंडल की शक्ति के अधीन आता है कि नहीं जिसने उसे निर्मित किया हो, न्यायालय तत्व एवं सार का सिद्धांत लागू करता है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कलर लेवल लेजिस्लेशन। आर्टिकल 246 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। तो ऐसे प्रश्न भी उठ सकते हैं कि क्या विधानमंडल ने शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं किया है या अपनी शक्ति के बाहर कार्य तो नहीं किया है। इस प्रकार का अतिक्रमण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसे हम छद्म विधान का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कार्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता वह कार्य वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। विधि निर्माण मुख्यतः विधानमंडल का कार्य होता है,
किंतु प्राय विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों को प्रतियोजित कर देता है। इन व्यक्तियों या निकायों द्वारा बनाए गए नियमों पर नियमों आइए एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 53 सब क्लॉज ए से रिलेटेड है। इसके अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसमें हम आर्टिकल 53 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 को बता सकते हैं और केसेस में हम पी ए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी जो 2013 और एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ का जो कि 1994 का केस है लिख सकते हैं। केस आप देख लीजिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं केस ब्रीफ में भी समझा सकती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें हम आर्टिकल 52 और 53 तो लिखेंगे ही, आर्टिकल 73 को भी हम लिख सकते हैं। और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो है कार्यपालिका शक्ति, सैनिक शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम एन इमरजेंसी, व्हाट चेंजेस हैव बीन डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो है भारतीय संविधान की हम ये विशेषता है कि वह आपातकाल में संघात्मक से एकात्मक स्वरूप की हो जाती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात यानी कि आर्टिकल 352, और सेकंड है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात आर्टिकल 356, और वित्तीय आपात है इसमें आर्टिकल 360 को हम देख सकते हैं और 44 अमेंडमेंट को भी। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 के बारे में हम बता सकते हैं। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। साधारण बहुमत, इसमें कौन कौन से आर्टिकल ये हम देख सकते हैं। विशेष बहुमत में 2/3 का बहुमत होता है। विशेष बहुमत तथा राज्य को अनुसमर्थन में 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, इसको हम देख सकते हैं। और इसमें जो केसेस है शंकरी प्रसाद मानव संघ का 1951 में इसमें दे सकते हैं। इसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों का संशोधन भी अनुच्छेद 368 में आता है और उसमें सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में इस मामले को अनुसरण किया गया था। और गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति कोई प्राप्त नहीं है, यानी कि आर्टिकल 368 के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं इसमें हम संविधान का 42 संशोधन अधिनियम भी लिख सकते हैं और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस भी लिख सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। केशवानंद भारती का केस बहुत अच्छा केस है जो काफ़ी हद तक पूछा जाता है इसके बारे में, तो आप लोगों को सबको पता होगा ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड क्या है कि लोकहित बात का तात्पर्य क्या होता है कि समाज के उस वर्ग को न्यायालयों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना जो अपनी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विशेषताओं के कारण न्यायालय में बात भी नहीं दायर कर सकते। इसमें हम आर्टिकल 32 को लिख सकते हैं और आर्टिकल 32 में हम केसेस लिख सकते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस 1982, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1980, एससी मेहता बनाम भारत संघ 1987 का केस हम लिख सकते हैं। और इसमें लोकहित बात की जो प्रकृति होनी चाहिए उस केसेस में हम डीसी वाधवा का केस लिख सकते हैं, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का केस लिख सकते हैं। और आर्टिकल 32 के जो केसेस हैं उसमें आप मतलब आर्टिकल 32 से भारतीय रेलवे सोर्सेज कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ 1981 का केसेस समझा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 वो बहुत ब्रीफ है। आप उसमें जितने केसेस समझाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सभी का अनादर करता है और किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता है। तो हम इसमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक लिख सकते हैं और इसमें एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ का केस लिख सकते हैं और 1994 का अरुण राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस लिख सकते हैं। तो आर्टिकल 25 से 28 तो आप पूरा सेकुलरिज्म से रिलेटेड है।
आर्टिकल 21 इसके बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। आर्टिकल 21 बहुत ब्रीफ है और आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप जितने भी केसेस में डालेंगे उसका सबसे अच्छा केस है मेनका गांधी वाला केस, तो आप उसे ज़रूर लिखिएगा। तो अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वलिटी आर शोन इन इमेज एक्सप्लेन, यानी कि स्वेच्छारिता एवं एकता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। इसमें हम आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 14 के इसमें हम 2 वाक्यांशों को लिख सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हम केसेस डाल सकते हैं ई रोएप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य का, मेनका गांधी बनाम भारत सन 1978 का, जस्टिस आर के द्विवेदी बनाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2013 का केस हम डाल सकते हैं। और समता के नए आयाम के बारे में हम इसमें लिख सकते हैं और इसमें और जितने भी केस आप चाहें तो उसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट डिस्ट्रॉय, तो फंडामेंटल ड्यूटी डू नॉट डिस्ट्रॉय का जो केस है उसमें क्या था, वो सॉरी केस नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई हैं, जो कि संविधान में एक नया अध्याय भाग 4 का जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, इसमें 10 मूल अधिकारों को जोड़े गए थे, पर अब मूल अधिकारों की संख्या 11 है। तो आप इसमें मूल अधिकारों के बारे में लिख सकते हैं, जो अपने 11 मूल अधिकार हैं। उसके बाद इसमें केसेस हैं SC मेहता बनाम भारत संघ का 1988 का, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ 2001 का आप केस और भी केसेस जो आप लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, कीप हेल्दी, स्टे होम। गुड डे।